औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीरी एक दफ़ा फिर प्रोग्राम कम्युनिटी टॉक के साथ नाजरीन हाजिर है। नाजरीन, आपको पता है कि अगस्त का महीना बड़ा स्पेशल महीना है। हम पाकिस्तानियों के लिए, ख़ासतौर पर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं यहाँ पर, उनके लिए बड़ा अहमियत का हामिल होता है। हर तरफ जनाब एक मेलों की और बहुत सारे आज़ादी के प्रोग्राम, आज़ादी क्रूज़ और आज़ादी मेला और आज़ादी बाज़ार और जनाब हर तरह की चीज़ें जो है हमारे माशरे के अंदर हमें नज़र आती हैं। बैरून मुल्क से पाकिस्तानी की फ़नकारों की अलगार होती है, वो यहाँ पर आते हैं इस दौरान और बड़े बड़े शोज़ करते हैं। लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से जो बात की जाए वो बात की जाए जो शायद हमें करनी चाहिए और जो हमारे लिए बड़ी अहम है। वो अहम ये है कि जनाब कि हम पाकिस्तान को एक फलता चलता फिरता मुल्क और एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से 75 साल गुजरने के बावजूद हम जो है उस मंजिल को अभी तक अचीव नहीं कर सके। फिर उस उम्मीद के साथ एक नई 14 अगस्त आती है और हम फिर नई उम्मीद जगाते हैं कि अगली 14 अगस्त को यकीनन ये मुल्क जो है वो अपने से बेहतर हालत में होगा जहां वो आज खड़ा है। लेकिन बदकिस्मती से ये होता है कि हमारे यहाँ जो है वो सियासत के पहिए को हमेशा डिरेल कर दिया जाता है, सियासत को आगे चलने नहीं दिया, डेमोक्रेसी को हमने मौका नहीं देना और हमारे जो इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है, वो इन इदारों को डिरेल कर देती है। और इन इदारों को जब डिरेल करती है तो उसके नतीजे में इनस्टेबिलिटी आती है और जब इनस्टेबिलिटी जब आती है, अनस्टेबिलिटी के नतीजे में हमारे यहाँ पर जो बैरूनी अब जो सरमायाकार हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं जो हम पे भरोसा करना चाहती हैं, वो अपने सरमाए को वहाँ से निकाल लेती हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट, जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो परेशान होता है और फिर इकोनॉमिक के पहिए के अंदर एक जाम लग जाता है। और जब उस पहिया जब जाम हो जाता है, उसके नतीजे में हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है और उसके नतीजे में इन्फ्लेशन पैदा होता है, लोग बेरोज़गार हो जाते हैं और माशरे के अंदर महंगाई बढ़ती है। और यही तमाम चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हम देखते आ रहे हैं कि आज महंगाई ऊंची सतह के ऊपर है, जिसके अंदर एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास जो है वो सुकड़ती जा रही है और गुर्बत की लकीर से लोग तेजी से नीचे की तरफ जा रहे हैं। आज एक 120 घर का जो एक छोटा सा घर होता है, उसके अफराद को 60 से 80 हज़ार रुपए महीना बिजली का बिल अदा करना पड़ता है। और ये कैसे हो सकता है कि एक घर जिसकी पूरे ख़ानदान की आमदनी 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, जिसमें से 80, 60, 70 हज़ार वो बिजली की मद के अंदर दे दें, तो वो घर कैसे चलेगा? तो जाहिर सी बात है, ये तमाम चीज़ों का ताल्लुक ये है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़े, हमारा इकोनॉमिक पहिया आगे चले और उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो है लेबर जो है उनको जॉब मिले और उसके नतीजे में लोगों के अंदर खुशहाली पैदा हो। इसी बात को आज हमने डिस्कस करने के लिए मुल्क के मायनाज और मुमताज़ इंडस्ट्रीज को अपने प्रोग्राम के अंदर मौका दिया है, बुलाया है उनको। वो पाकिस्तान से विजिट कर रहे थे, तो हमने उनसे कहा कि जनाब हमारे प्रोग्राम में आए, उनसे बेहतर कौन जान सकता है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को क्या चैलेंजेस हैं और वो क्या उसके अंदर उम्मीद देखते हैं। इसी हवाले से हमने गुफ्तगू की है पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान के MD जनाब शाहबाज अली मलिक साहब को बुलाया। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। शुक्रिया शाहबाज अली मलिक साहब आपका। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच जहांगीर भाई, आई लव्ड इट, आपने मुझे याद किया, बहुत खुशी है मुझे। शाहबाज मलिक साहब, तो आप तो किसी तारुफ के खैर बड़ा मोहताज नहीं है, बड़े बहुत सारी पोस्टों पर आप रह चुके हैं, पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पैम्परा के चेयरमैन रहे हैं आप सिंध रीजन के हवाले से। इसके अलावा जो है आपकी और भी बहुत सारी गवर्नमेंट के हवाले से आपकी मुख्तलिफ पोस्टें मुझे पता है कि बहुत सारी रही हैं मुख्तलिफ औकात के अंदर। तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। मैं चाहता हूं कि हम इंडस्ट्री के हवाले से, क्योंकि फिर वो थोड़ा पॉलिटिकल एरिना बन जाता है और मैं आज आपसे बिल्कुल पॉलिटिकल एरिना के ऊपर बात करने के मूड में नहीं हूं। मैं खालिसतन पाकिस्तान की फाइनेंस और इंडस्ट्रीज से मुताल्लिक जो सवालात हैं मेरे उसी हवाले से बात करनी है। तो पहला तो देखें, 2 हिस्से बनते हैं जो मैं आपका देख रहा था तमाम तर। एक तो ये कि आपका कराची के अंदर जो इंडस्ट्रियल जोन है उसमें आप एक बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, माशाल्लाह आपका बड़ा काम है। फिर दूसरा, पाकिस्तान की ओवरऑल इंडस्ट्री पर भी आपका बड़े ज़बरदस्त किस्म का एक स्टेक्स है। तो पहले तो हम पाकिस्तान की ओवरऑल जो जायज़ा है उसको लेते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को अगर हम पिछले डिकेड से और इस डिकेड के अंदर देखें तो आप क्या समझते हैं कि हमारा पहिया आगे बढ़ा है या हम पीछे गए हैं? कहाँ खड़े हैं आज हम? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर सच बोलने, हाँ, बड़ी अहमियत है सच। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं देखूं तो दरमियान में एक वक्त ऐसा आया कि जब ऐसा लग रहा था कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। जब भी नंबर्स बेहतर होते हैं तो ऑफ कोर्स ऐसा लगता है कि हम अच्छी
सिमत में जा रहे हैं। इस दरमियान में इंडस्ट्रीज़ ने बहुत इन्वेस्टमेंट भी की जब उनको ये लगा कि एक्सपोर्ट हो रही है, ख़ासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई, और इस हद तक इन्वेस्टमेंट हुई कि आई थिंक आई एम नॉट मिस्टेकिंग $1 बिलियन से ऊपर की जो है वो इन्वेस्टमेंट की, और मशीनें बढ़ाई। नेचुरली उसका इम्पैक्ट, उसका फ़ायदा जो है वो लोकल जो लोग हैं, जो अपना एम्प्लॉयमेंट है वो और बेहतर अंदाज से क्रिएट हुई, और जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई तो ऑफ कोर्स जो एक टैक्स का साइकिल है वो भी बेहतर हुआ। जब टैक्स का साइकिल बेहतर होता है तो लोगों की जो है वो आमदन बेहतर होती है। जब आमदन बेहतर होती है तो ऑफ कोर्स सब खुश होते हैं उससे, पूरा ख़ानदान जो है वो खुश होता है और आगे बढ़ता है, चीज़ें सिलसिला होता है। पर अनफॉर्चुनेट है ये पिछले एक डेकेड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहा है, कभी उतार कभी चढ़ाव जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए रहा है। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम इस उम्र में पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान के ज़माने में लोग बात किया करते थे कि एग्रीकल्चर कंट्री है। आई एम टॉकिंग अबाउट 60s एंड अर्ली 70s, और पाकिस्तान से बड़ी एग्रीकल्चर जो है वो चीज़ें, और एक्सपोर्ट भी हमारा राइस भी होता था और गंदम भी करते थे, और न जाने कितनी और प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स और बहुत सारी और लवाजमात हम एक्सपोर्ट करते थे। और पाकिस्तान में तो खैर नेचुरली हमारी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें होती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू हुई तो हमें ऐसा लगा कि पाकिस्तान जो है वो एक इंडस्ट्रियल कंट्री बनने जा रहा है। जी, हम उस समय जी बातें एशियन टाइगर जाने कितनी बातें कर रहे थे। फिर ऑल ऑफ अ सर्टेन जो है वो पाकिस्तान को ब्रेक लगा, और वो ब्रेक लगने के बाद जो है ना वो चीज़ें, फिर ना पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री रहा, ना वो इंडस्ट्रियल कंट्री रहा। तो आज हम अपने आप को क्या कहें, कभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो आगे हो जाती है, जैसे अभी मैंने रिसेंटली सुना कि राइस जो है वो $2 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट एक्सपोर्ट जो है वो $2 बिलियन कम हो गई है अपना टेक्सटाइल सेक्टर में। ठीक है, रिसेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। कोविड के बाद दुनिया ही बदल गई। बिल्कुल सही बात। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बदली, पूरी दुनिया के लिए बदली। अमेरिका में 30% 40% रिसेशन है, पाकिस्तान में भी 30-40%, कनाडा में भी, बिल्कुल सही बात। पूरी दुनिया में 30 से 40%, 50% के आसपास जो है रिसेशन है। सब इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन इस तकलीफ ने मेरा ख्याल है हम सबको एक चीज जरूर सिखाई है कि हम अपने आप को कैसे ठीक करें। हम अपने आप को कैसे ठीक करें। जिन कौमों ने सीख लिया, समझ लिया, वो तो आगे निकल जाएंगी। अगर जिन कौमों ने नहीं सीखा और वो वैसी रही जैसी हैं, तो वो नेचुरली तकलीफ में रहेंगे हम। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई हमारी बात। मैं थोड़ा, क्योंकि इंडस्ट्रीज के बाद खालिसतन मैं टेक्निकलॉजी की तरफ जाना चाहूँगा कि वो जो हमारी इंडस्ट्रीज है, और जो आप, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, खुद आप जो है आपकी इंडस्ट्री में खुद उससे रोज़ाना ट्रेड भी करती होगी जनाब, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी चाहिए होती होगी, उसके लिए एक्सपोर्ट भी करते होंगे। तो पहले तो मुझे बताएंगे क्या मुश्किलात हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को पाकिस्तान के अंदर, क्या ऐसी मुश्किलात हैं जिसको आप समझते हैं कि, क्योंकि आप लीड भी करते रहे इंडस्ट्री की मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके अंदर, तो आपको तो ये सब चीज़ों का बड़ा टिप्स के ऊपर होगा आपके। जी जहांगीर भाई, मुख्तलिफ फोरम्स पे हम ये बातें करते हैं कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट ये है कि हर 1-2 साल के बाद, 3 साल के बाद एक अजीब सी चीज़ जो है वो सामने आती है। जैसे रिसेंटली हम जिस तकलीफ से गुजरे हैं, उससे पहले कोविड से गुजरे, कोविड के फौरन बाद जो है वो एक तकलीफ से गुजरे जिसको कहते हैं डॉलर शॉर्टेज। अब वो डॉलर शॉर्टेज जो है वो पाकिस्तान में आ गई है, वो मिसमैनेजमेंट थी या क्या था। हमारी एलसीज खुलना बंद हो गई। जब एलसीज, आप जो लोग भी एक्सपोर्ट करते हैं उनको 40% के आसपास जो है ना वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है। एग्जैक्टली। वो अगर कोई इंडस्ट्री इंपोर्ट अपना एक्सपोर्ट नहीं भी कर रही तो वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को सपोर्ट जरूर कर रही है। कि फर्ज किया मैं जो है वो कपड़ा डाइंग प्रिंटिंग कर रहा हूँ और मैं किसी एक्सपोर्टर को दे रहा हूँ, तो लेकिन मुझे तो रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल जो है वो कलर की सूरत में, इंक की सूरत में, केमिकल की सूरत में, और हजारों अपना मशीनरी के पार्ट्स की सूरत में हजारों चीजें चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट है, आज भी जो है वो हम कहते थे कि सुई और जहाज जो है पाकिस्तान में नहीं बनता। आज जो है वो जहाज तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ बनना शुरू हो गया, सुई अभी तक स्टिल नहीं बनती। ठीक, तो कुछ चीजें नहीं बनती, लेकिन अपना अपॉर्चुनिटी है कि ये इस चीज को जो है ना एक बिजनेसमैन एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता है वैक्यूम बहुत बड़ा है कि देखें वो प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट होती थी और डॉलर शॉर्टेज की वजह से हम नहीं इंपोर्ट कर पा रहे थे, तो उसकी इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी। अब उसकी इंडस्ट्री क्यों नहीं लगी? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि अभी तक
हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी जो सोच है अभी तक उस प्रॉब्लम से नहीं निकली कि हम अपने जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं उसकी तरफ फोकस करते हैं। हम इस तरफ फोकस नहीं करते कि यार जो भी है तकलीफ में तो है हम, लेकिन क्यों नहीं हम इस सेक्टर को आगे लेकर आए जिसकी वजह से। तो क्या वो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो सेक्टर आप फिजिबिलिटी जो आती है आपके, लेट्स सपोज सुई की हम जैसे बात करें, आप कह रहे हैं सुई अभी भी नहीं बन रही ना, लेट्स सपोज कि मुझे अगर मैं आसिफ पाकिस्तानी हूँ, मैंने देखा यार बड़ा वैक्यूम है, सुई बननी चाहिए, मैं खोल एक कॉटेज इंडस्ट्री या मिड साइज इंडस्ट्री वहां खोलना चाहता हूँ जो सुई बनाएगी सिर्फ, तो अब मुझे अगर खोलना है तो मेरे लिए क्या मुश्किलात है वहां पर, ये बताइए। देखिए सबसे पहले तो एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए। बड़े जोन अनाउंस करते रहते हैं रोजाना कि ये हाँ, उन जोन्स में जो है वो कुछ जगहों पर तो वन विंडो ऑपरेशंस हैं, लेकिन कुछ जगहों पे वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। अच्छा। फिर कुछ जगहों पे ये भी है कि वो जोन्स जो है वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं, जैसे वहां से तो सिर्फ आप एक्सपोर्ट करेंगे, लोकल मार्केट में भेजेंगे, नहीं इंपोर्ट कर सकते हैं वहाँ, कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन जब आप लोकल मार्केट में बेचने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली यू हैव टू पे द ड्यूटीज, और वो ठीक है, ठीक है, वो एक सिस्टम है पूरा, वो ठीक सिस्टम है। तो अगर उनसे उन जगहों पर जाएंगे तो यस, फिर अगेन आपको उस सुई के लिए रॉ मटेरियल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, यू हैव टू इंपोर्ट इट एट द सेम टाइम। टेक्नोलॉजी चाहिए आपको, टेक्नोलॉजिकल मशीन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, नेचुरली मशीन चाहिए, वो भी इंपोर्ट करनी है आपको, प्लस वो लोग चाहिए जो उस मशीन को चलाएं। और आप ये कह रहे हैं कि जो इंटरनल अगर हमने बिजनेस कोई सेट करना है लोकल लोगों के लिए, तो उधर वहां पर जो है वो गवर्नमेंट उस तरीके से आसानियां नहीं देती बनिस्बत उन लोगों के जो लोग एक्सपोर्ट के लिए कोई सेटअप बनाना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो हमेशा गवर्नमेंट्स को, जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं उन सबको कहता हूं कि यार आपका फोकस क्या है। सबसे पहले तो आप ये सोचें आपका क्या फोकस है कि पाकिस्तान को इस अंदाज से खड़ा करना है कि जिससे पूरा चेन जो है वो कंप्लीट हो जाए, कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, टैक्सेस भी जनरेट हो, लोग खुशहाल हो और पाकिस्तान फ्लरिश करे, तो ये पूरी चेन कंप्लीट होगी ना। सही बात। तो अगर ये सोच है तो उस पर काम करने की जरूरत है, ऐसे मिनिस्टर्स लाने की जरूरत है, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स आपको अपने साथ कपल करने की जरूरत है कि वो समझते हो इस काम को। सर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बीएमजी ग्रुप के लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। और भी हमारे बहुत सारे फौजी और दूसरे दोस्त हैं जो रिटायर होने के बाद भी इतना कुछ जिंदगी में सीख चुके होते हैं कि वो आपको सर्व कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो लोग हैं पाकिस्तान में, ब्रेन है, वो काम कर सकता है, प्रोवाइडेड ये है कि आप प्लेटफॉर्म ऐसा दीजिए उनको कि वो, जैसे नूरियाबाद, अगर मैं एक मिसाल नूरियाबाद की ले लें, बिल्कुल नूरियाबाद जो है वो एस्टेब्लिश किया, जी इंडस्ट्रियल जोन जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। अब वो जब स्टैब्लिश किया गया, ज़ियाउल-हक साहब ने जो है वो उनको, जब उन्होंने स्टैब्लिश करने के मामलात बनाए तो उनको कहा गया कि भाई ये देखें, ये जो है ये जंगल बयाबान है, यहाँ पर आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी चाहिए 100%। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। जो इंडस्ट्रियां वहां लगी इनिशियली जो है वो 25-50 इंडस्ट्रियां लगी, जबकि वहां पर हजारों इंडस्ट्रियां लग सकती थी, लाखों लोग एम्प्लॉय हो सकते थे। सही बात है। और अरबों रुपए गवर्नमेंट को टैक्स की मद में मिल सकता था। बिल्कुल सही बात। तो हमने बहुत अरसे तक उसको निगलेक्ट किया, और फिर बाद में जो है वो सब जो लोग भी उस एनवायरनमेंट में थे, फिर बाद में उनसे बात की गई और उनको कहा गया, समझाया गया, बताया गया कि भाई ये हम सबके फायदे के लिए है, इसको मिलकर करते हैं इस काम को। तो देखें आज आप देखें, आप नूरियाबाद में कोई जगह ही नहीं है एज ऑफ टुडे, लेकिन आप ये देखें कि हमने 40 साल लगा दिए सारे काम को करने में। पूरा प्रोसेस, मतलब एक काम 10 साल में हो सकता था, हमने उसको 40 साल लगाए। अच्छा, एक चीज जो बड़ी अहम आपने की अपनी गुफ्तगू के दौरान भी आपने वो बात की कि अगर इंडस्ट्रीज का पहिया चलेगा तो टैक्सेस आगे बढ़ेंगे और पे चीजें बढ़ेंगी। अच्छा, एक चीज जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज के हवाले से ज़्यादा एक चैलेंजिंग भी है कि हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ये तो चाहता है कि गवर्नमेंट उसको मराद दें, हर तरीके की मराद दें, स्पोर्ट्स के अंदर, इंपोर्ट के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर, और जनाब वो इंडस्ट्रीज लगाने में जो उसको इनिशियल बैंक सेक्टर से जो उसको सपोर्ट चाहिए वो उसके अंदर नरमी पे दी जाए, तमाम चीज़ें की जाए। लेकिन जब टैक्स उसके देने का मौका आता है तो वो वहाँ पर जो है वो उतना टैक्स अदा नहीं करता है जितना उसका टैक्स बनता है। वहाँ पे एक लंबी अच्छी खासी चोरी होती है, और ये कोई, मतलब मैं ये कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, उसके नंबर्स मौजूद हैं, उसकी तादाद मौजूद है, और एक मतलब उसकी कई डॉक्यूमेंट्स भी ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर मौजूद है। तो इसकी क्या वजूहत है? आप इंडस्ट्रियलिस्ट जो है क्यों टैक्स देना नहीं चाहते? देखिए, ये 2 नंबर सोच है। हाँ। और वो सोच जरूरी नहीं है कि सबकी सोच वही हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं अपनी मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन जो मोस्टली मैंने देखा है दोस्तों को, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो डेफिनेटली मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो टैक्स चोरी करते हैं। देखिए, टैक्स
चाहिए गवर्नमेंट को तो एनवायरनमेंट भी चाहिए। एनवायरनमेंट चाहिए, सही बात है। उस एनवायरनमेंट के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। सही बात। और इनफैक्ट मैं ये आपको जरूर जो है वो बावर कराना चाहता हूँ कि टैक्स चोरी तो किसी भी हालत में पाकिस्तान के फायदे के लिए नहीं है, और वो कोई भी इंसान अगर चोरी भी करता है तो उसको फौरन जो है वो गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए और उसके खिलाफ मामलात बनाने चाहिए। लेकिन चंद लोग अगर टैक्स चोरी करते हैं और हर आप बिजनेसमैन को उंगली उठाकर कहें कि तुम चोर हो, तो ये बड़ी ज्यादती की बात है, ये भी गलत है। और वो भी गलत है कि टैक्स चोरी करते हैं, गवर्नमेंट को चूंकि पैसे चाहिए, मैनेज करना है, गवर्नमेंट को पूरा मुल्क जो है वो मैनेज करना है। हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो लेट्स से अगर 15,000 अरब की है और हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं 7,500 अरब, तो इवेंचुअली यस पाकिस्तान कहाँ से पैसे लाएगा? सही बात है। बाकी पैसे तो फिर IMF जैसे लोगों से और वर्ल्ड बैंक जैसे लोगों से और दोस्तों से इससे उससे मांगने पड़ेंगे पैसे आपको। तो आपके पास तो कोई एग्जिट है नहीं इन सारे कामों के लिए। अच्छा, ये बताएंगे आपकी शुगर मिल किस इलाके में है? जी, पॉपुलर ग्रुप की जो इंडस्ट्रीज हैं वो ऑल ओवर पाकिस्तान है। सिंध में भी है और जी नॉट ओनली कराची, नॉट ओनली सिंध में। हमारी शुगर मिल पहले तो सिंध में हुआ करती थी, रानीपुर शुगर मिल के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। वी हैड अ शुगर मिल। रानीपुर वैसे मैं गया हूँ खुद। अच्छा, गए हैं। तो फिर आपने शुगर मिल जो है वो गम्बट, रानीपुर का, जैकबाद, ये सारा इलाका देखा हुआ है। क्या बात है। तो वो उस जमाने में जो है वो आपने जरूर देखी होगी। बिल्कुल। फिर हमने दूसरी शुगर मिल जो है वो ली सरगोदा में। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरगोदा में जो है वो शुगर मिल है। तो इसीलिए तो मैं आ रहा हूँ इस सवाल के ऊपर, मैंने पूछा स्पेसिफिक शुगर मिल के हवाले से। तो कहते हैं जनाब, मैं पॉलिटिक्स पे सवाल नहीं करता था, लेकिन मैं बगैर नाम लिए किसी भी शख्स का मैं आपसे सवाल करता हूँ कि बड़े बड़े 2-4 नाम हैं। पंजाब में जाएंगे तो उनकी आशीर्वाद के बगैर कोई शुगर मिल नहीं खोल सकता। सिंध में आ जाएं तो कहते हैं कि उनकी आशीर्वाद के बगैर या उनकी दस्तरस के बगैर आप शुगर मिल नहीं खोल। तो आप किसकी दस्तरस से खोलते रहे हैं सारी शुगर मिल? नहीं, ये गलत परसेप्शन है। अच्छा। मैं नहीं समझता कि ये परसेप्शन ठीक है। और ये क्योंकि पूरी हमारी पिछली गवर्नमेंट यही काम करती नहीं ना, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सर, बद से बदनाम बुरा। हाँ ठीक है। लोग जो है वो खामखा उंगलियां उठाते हैं, और अगर कोई गलत काम ना भी करे तो भी उंगलियां उठाते हैं। कोई अगर किसी ने किसी वक्त कोई ऐसा काम किया है तो उसके बाद बस उसके हर आदमी पे फिर स्टैंप लग जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो कोई मसला नहीं है। पॉपुलर ग्रुप की 18 कंपनीज हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान है। वो सिर्फ सिंध में नहीं है, पंजाब में भी हैं, KPK में भी हैं। हम तीनों बलूचिस्तान में जो है वो हमने कोशिश की, लेकिन वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं था, इसलिए वो कुल ओपन द इंडस्ट्री। तो तीनों सूबों में तो ऑलरेडी हम एग्जिस्ट करते हैं और हमें तो कोई मसला नहीं है तीनों सूबों में। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, अगला सवाल मेरा बड़ा सख्त आने वाला है, ठीक है ना? और आप ही के किसी इंडस्ट्रियलिस्ट भाई ने जो है ना वो ये बात बांगे दहला के मीडिया के ऊपर कही है, इसलिए मैं अब आपसे सवाल पूछना है मैंने ये वाला, और मैं उसका चाहूंगा कि आप खातिर का अच्छा सा जवाब भी दें उसका। तो मलिक रियाज साहब तो किसी यानी कि मीडिया के वहाँ पाकिस्तान में लोग डरते होंगे उनका नाम लेते हैं। मैं तो बैठा हूँ इधर कनाडा में, ना मैंने उनसे अभी कोई अपार्टमेंट वगैरह लिया, तो इसलिए मुझे परेशानी कोई नहीं है। तो उन्होंने तो खैर बांगे दहल आकर जो कुछ वो करते हैं उसके ऊपर उन्होंने बांगे दहल आकर कहा है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर हर शख्स की एक कीमत है और उसको ख़रीदना पड़ता है, और बग़ैर पहिए लगाए पाकिस्तान में कोई काम आगे बढ़ ही नहीं सकता। मुझे अगर बिजली का खंभा लगवाना है उसके लिए भी मैंने रिश्वत देनी है, मैंने अगर कोई जगह अप्रूव करानी है उसके लिए भी पैसे लेने हैं, मैंने कुछ भी करना है उसके लिए। तो आप माशाल्लाह इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, तो कितने पहिए लगाते हैं आप? देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट फैक्टर है पाकिस्तान का, और इसीलिए शायद हमारी जो तरक्की है उसके सामने ये रुकावट है। और मैं बिल्कुल नहीं डरता इस बात को कहते हुए कि पाकिस्तान में ये मसाइल हैं। दुनिया में टॉप लेवल पे ये मसाइल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ग्रास रूट तक ये तकलीफें जो है, हाँ। और ये बहुत ही तकलीफदेह बात है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट इदारों में अगर हम ये समझते हैं कि हमारी जो लोग हमने रखे हुए हैं उनकी सैलरीज ठीक नहीं है, तो हमें उनकी सैलरीज ठीक करने की ज़रूरत है। उनकी मराद ठीक नहीं है तो उनकी मराद जो है वो हमें ठीक करने की ज़रूरत है। गो के कोई भी चीज़ चाहिए जिससे हम ये समझते हैं कि उनकी भी एक अपलिफ्टिंग हो लाइफ में, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी और दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन ये कोई शॉर्टकट नहीं है जो बात आप कह रहे हैं। मतलब ये कोई जस्टिफाइड नहीं है। सिस्टम बिल्कुल आप कह रहे हैं सिस्टम में मौजूद है ना, ये बात सिस्टम खराब है। सिस्टम
खराब हो गया है, ग्रास रूट लेवल पर जो है वो ये तकलीफ आप कह रहे आ हैं पहले चुकी है। करप्शन किसी एक लेवल पे थी, लेकिन अब बहुत नीचे तक फैल चुकी जी बिल्कुल, ग्रास रूट लेवल पर। अब मैं तो सरप्राइज हूँ, किसी कमरे के दरवाजे में घुसने के लिए भी जो है ना, वो चपरासी को पैसे देने चपरासी पड़ा। बेचारा जो है वो ऐसे देख रहा होता है। आदमी दिल में सोचता है अच्छा यार गरीब आदमी है, चलो। हाँ, बिल्कुल लेकिन ये बात ठीक नहीं है। हाँ, ठीक ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेरा काम है ना कि उसकी अपलिफ्टिंग करूं, कि वो बेचारा इतनी तकलीफ में क्यों है कि अपनी बेटी की भी शादी नहीं करा सकता, वो इतनी तकलीफ में क्यों है कि जो है वो 3 वक्त का खाना भी नहीं खा सकता। लेकिन जस्टिफिकेशन नहीं है उस करप्शन की, ठीक, और होनी भी नहीं चाहिए ऑफ कोर्स। ठीक है। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, शहबाज साहब से जनाब बात करते हैं आपसे। तो नाज़रीन, हम मलिक शहबाज साहब से बात कर रहे थे। शहबाज अली मलिक साहब जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इंडस्ट्रीज का हाल है उस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। आप कहीं मत जाइएगा, उसके बाद जो मैंने सवालात करने हैं वो सवालात कुछ इस तरीके से होंगे कि जनाब आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के अंदर क्या तब्दीली आ सकती है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, और क्या उम्मीदें मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को ऊपर उठाया जाए और जनाब उसके जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको किस तरह बढ़ाया जाए। तो गो फॉर अ स्मॉल ब्रेक एंड इंशाल्लाह वी विल कम बैक अगेन। इश्क दा कुक्कड़ इश्क दा कुक्कड़ वांगा देवे बंद। तो नाज़रीन वेलकम बैक, और उम्मीद है कि आपने जनाब अब तक के प्रोग्राम के अंदर जो हमने जनाब शहबाज अली मलिक साहब से जो सवालात किए वो आपके ही सवालात थे, जो मैंने कोशिश की है कि यहाँ बैठकर जनाब इनसे पूछूं, क्योंकि जाहिर बात है हम पाकिस्तानी जो है बड़ी मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क के साथ, और हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क बहुत तरक्की करे। और जाहिर बात है उस मुल्क के अंदर जो सबसे अहम शोबा है जिसके ऊपर आज पाकिस्तान, बल्कि हमेशा से पाकिस्तान का जो है उसके ऊपर डिपेंड करता था, वो इसका एक इंडस्ट्रियल शोबा है। डेफिनेटली एग्रीकल्चर एक बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान का जो सपोर्ट करता है, लेकिन आबादी के बढ़ने की वजह से हुआ ये है कि वो एग्रीकल्चर भी जो है अब हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, गंदम भी हमें रशिया से मंगाना पड़ता है। तो हमारी सारी उम्मीदें जो है वो इंडस्ट्रीज की तरफ चली गई हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर शोबा है वो बहुत जल्द जो है वो दोबारा अपनी वो पोजीशन रीगेन करेगा कि जहाँ पे हम सेल्फ सस्टेन हो जाएं, जहाँ हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़े हमारे खाने पीने की चीज़ें। तो मलिक शहबाज साहब से जो मेरे अगले सवाल आते हैं, आइए हम उनसे सवाल पूछते हैं। मलिक शहबाज साहब, तो ये बताइए जनाब कि ये जो 2 बड़ी अहम सुतून होते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, और मुझे याद है कि पिछली से पिछली गवर्नमेंट के अंदर इसके ऊपर काफ़ी सारा उन्होंने बड़ा एम्फसाइज किया था। एक तो बिजली, कि जनाब बिजली पैदा की जाए, और फिर हमने उसके वक्त प्लांट्स लगाए, फिर इस पार्टी का भी दौर और मुस्लिम लीग के दौर के अंदर भी, जिसके ऊपर आने वाले दौर के अंदर ये एतराज़ात हुए कि उन्होंने महंगे बनाए, इतने कमीशन ले लिया, वो ले लिया। मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता, वो क्योंकि मैं उस जानिब जाने चाहता, वो ज़रूरत थी शायद, इस वजह से उस वक्त महंगे खरीद लिए गए होंगे। लेकिन आज भी बिजली का एक बहुत बड़ा बहरान है, एनर्जी का, गैस का भी बहरान है, और इंडस्ट्रीज तो चलती ही नहीं दोनों शोबों से। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इंडस्ट्रीज कैसे इसको इस मसले को कैसे ठीक किया जाए? देखिए, किसी भी बिजनेस को करने के लिए इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए होती है। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो इवेंचुअली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। तो क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान का एक टॉप मोस्ट एजेंडा है, जिसके मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, और अभी तक हर गवर्नमेंट आती है और वो इस पे बात करती है, कुछ कोशिश करती है, कुछ बातें करती है, अभी तक रिजॉल्व नहीं कर सके हैं, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस है। पाकिस्तान की अगर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट लेट से अगर 27,000 मेगावाट है लेट से, इंस्टॉलेशन तो जो है वो 40,000 मेगावाट से ऊपर की है। हाँ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अनफॉर्चुनेट क्या है कि जो 40,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड है वो चल नहीं सकता। अच्छा, क्यों? वो या तो आउटडेटेड है, ओके, या वो फिर किसी ऐसे फ्यूल पर है कि वो बहुत महंगी पड़ती है बिजली। अभी तक हम डैम नहीं बना सके क्योंकि हमारे पास पैसे की शॉर्टेज है, हमेशा की तरह। हमेशा की तरह। अगर हमारे पास पैसे होते तो शायद हम डैम बनाते, फिर हम थर्मल और दूसरी और चीजों पर जो है वो काम करते, तो हमारी बिजली के मसाइल, नेचुरल रिसोर्सेज पे यानी कि काम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर नहीं पाए नेचुरली बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द मनी। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट्स की जो है वो फोकस नहीं है, लेकिन पैसे नहीं है, अनफॉर्चुनेट है। तो अब जब इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो मैं कैसे compete करूंगा बांग्लादेश से,
मैं कैसे compete, मैं अपने पड़ोसियों की बात कर रहा हूं। हाँ सही मैं कैसे compete करूंगा चाइना से, मैं कैसे compete करूंगा मैं इंडिया से या किसी और मुल्क से। सही सही तो मुझे तो वो चाहिए ना। आप देखें एलडीसी का टाइटल जो है वो अपना बांग्लादेश के पास सही है, बात है, बिल्कुल। हमारे पास नहीं है। नहीं है बिल्कुल। अब वो टाइटल आपको देता क्या है? 15%, हाँ एक्सपोर्ट है आपकी बहुत बड़ी export। 15% का रिबेट देता है सर बिल्कुल सही आपको। बात है, सही बात है। 15% का डिफरेंस, कोई भी आदमी मुझसे प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा जब उसको 15% का डिफरेंस वहां मिलेगा? हाँ सही बात है। सर देखिए ना, एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में इंटरनेशनल मार्केट है, वो आपके कहने से नहीं चलेगी। वो मार्केट चलेगी जो मार्केट के नॉर्म्स हैं उसके लिहाज से। फिर जब मैं अब लोगों ने, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि $2 बिलियन से ऊपर जो है वो एक्सपोर्टर ने पैसे इन्वेस्ट किए अपनी इंडस्ट्री को रिवैम्प करने के लिए, एडिशनल करने के लिए। अब इस वक्त क्या पोजीशन है? कोई 40% पे चल रहा है, कोई 50% पे चल रहा है, फुल स्ट्रेंथ पे नहीं कोई चल रहा। 60% पे चल रहा है। और उसकी रीजन क्या है? एनर्जी क्राइसिस, इंटरनेशनल क्राइसिस, सब मिलाकर ये मसाइल में जो है वो पाकिस्तानी मौजूद है। और जाहिर बात है फिर वो प्रोडक्ट भी, वो भी अपने जाहिर बात है कॉस्ट पूरी करने के लिए हर चीज को कट आउट करेगा, वो भी कट करेगा क्योंकि जाहिर बात है उसने भी अनएम्प्लॉयमेंट आप देखें ना, उसकी Unemployment वजह से बढ़ेगी, कितनी हो रही हाँ, है। सही बात। और फिर टैक्सेस भी जो है वो उसी तरह जहाँ माइनस 100 मजदूर चाहिए थे अब 30 मजदूर काम कर रहे हैं। जहां पर जो है वो हमें जो है वो हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते थे वो हम 20% एक्सपोर्ट करेंगे। सर जब कम एक्सपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्सेस भी कम कम मिलेंगे। मिलेंगे, सही बात है। वो सारी इनकम जो है उसके ऊपर आती है, बिल्कुल सही। अच्छा दूसरा अहम मरहला जो दूसरा एक अहम है जो मुझे इंडस्ट्रीज के हवाले से पाकिस्तान के जितना मैं सुनता हूँ इंडस्ट्रियलिस्ट से और तमाम, सिक्योरिटी के बहुत बड़े इश्यूज हैं, खासतौर पे उन इलाकों में जहाँ पर जो है वो बलूचिस्तान के हो गए या हमारे यहाँ सिंध के हो गए या कुछ पंजाब के इलाके भी हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट को सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज होते हैं और उनके बच्चे अगवा हो जाते हैं, कभी किसी को उठा लिया जाता है, कभी उनसे रैंसम मांगे जाते हैं। ये इश्यूज क्या हैं? ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसकी वजह से आपका जो कस्टमर है ना वो भी पाकिस्तान नहीं आता। ठीक है। और बहुत अरसे से वो हमें दुबई बुला लेता है, बराबर में दुबई है, 1.5 घंटे की फ्लाइट है। लाहौर 1.5 घंटे की फ्लाइट है, वहाँ नहीं बुलाता हमें। 2 घंटे की फ्लाइट इस्लामाबाद है, वो नहीं बुलाता हमें वहाँ। वो 1.5 घंटे की फ्लाइट पे दुबई बुलाता है हमें। अच्छा, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है जिसको बहुत फोकस करने की जरूरत है, जिसको देखने की जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जितने भी हमारे अपना सराउंडिंग है उसमें हमें मसाइल तो हैं। जो हमारे दोस्तनुमा दुश्मन है, दुश्मनुमा दोस्त हैं, वो हमारे लिए मसाइल तो खड़े करते हैं, क्योंकि किसी को भी अच्छा तो नहीं लगता कि पाकिस्तान प्रॉस्पर करे। आप तो खुद पले बड़े वहां पर हैं, मैं भी पला बड़ा वहां पर हूँ, तमाम हमने अपनी जवानी वहां गुजारी है। तो हमें तो पता है कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी अपनी एक करप्शन है। हमें एक जो भरोसा सबसे ज्यादा किसी के ऊपर था तो वो हमारी फौज है कि जनाब फौज पाकिस्तान के सिक्योरिटी को संभालती है और पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी स्टेक होल्डर भी है वो इस वक्त, ठीक है ना। तो मुझे बड़ा अभी तक मुझे इस बात का यकीन है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत हमारी फौज करती रही है और अभी भी करती है और वो चैलेंजेस को लेती भी है। लेकिन बहरहाल ये जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं ये तो हल करना इन सबकी जिम्मेदारी है। जो इदारे हमारे, चाहे वो FIA है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो फौज है या एजेंसीज हैं, तो क्यों नहीं हल कर पा रहे? क्या मुश्किलात हैं उनको इसमें? सर हम 250 मिलियन लोग हैं। हाँ हाँ। और हर आदमी का मुंह जो है ना उसका किबला अलग है। अच्छा। आप ये देखिए कि कितनी पार्टियां हैं। हाँ हाँ। आप ये देखिए कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो कितने सेक्स हैं। हाँ। तो हर आदमी अपने मतलब के लिए सब कुछ कर रहा होता है। अच्छा। 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख लोग, 250 मिलियन लोगों को जब तक मैं ठीक नहीं हूँगा, हाँ हाँ। मुझे भी तो कुछ, मेरी भी तो जिम्मेदारी है। Exactly. यह सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है जो 10 लाख है। 10 लाख डिवाइड बाय 250 मिलियन पीपल। तो आप ये देखिए कितने लोगों को आप क्या देख सकते हैं। यस, आप सिर्फ जो बॉर्डर है उसी को सिक्योर कर सकते हैं, बाकी इंटरनल जो मसाइल है, आपकी अपनी कितनी ऐसी पार्टियां हैं जिनका नाम आता है कि जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है क्राइम्स के अंदर, तो क्राइम्स के साथ इन्वॉल्व हो रही होती है। सही। तो अब क्या करे इंसान, कहाँ जाए? सर जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं समझता हूँ जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा, सही बात है, तो कोई चीज ठीक नहीं होगी। सबसे पहले तो मुझे ठीक होना है ना। भाई कुछ जो है वो जरा पार्टियों के भत्ते हैं, कुछ और भत्ते हैं जो आपने पहुंचाने ही होते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट ने, या जो लोग वहां पर जो है बिजनेस करते हैं। एक आम ठेले वाले तक को भी बेचारे को पैसे देने पड़ते हैं ना, वो ठेला भी नहीं लगा सकता। आप तो खैर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आपने तो एक जगह बैठना है, आपका तो माल निकलेगा, माल आएगा, सड़क पे जाएगा, ट्रक आएगा, वो तमाम जो सीक्वेंस है, एंड टू एंड डिलीवरी है आपकी, उसके अंदर तो आपको कुछ देना ही पड़ेगा, वरना तो आपका माल रास्ते में लूट लिया जाएगा। मुझे नहीं पता सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, मुझसे तो कोई ऐसा ना मांगता है ना कोई ऐसा सिलसिला करता है, और ना हम ये देखते हैं, बस अल्लाह का कोई करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
लेकिन जो बातें आप कर रहे हैं वो दुख वाली तो है अपनी जगह, कोई मतलब अच्छी है बातें मौजूद नहीं। माशरे का, मतलब लोग और शिकायत करते हैं। माशरे में करप्शन है जरूर, हाँ, corruption और वो करप्शन, उस करप्शन की वजह से न जाने हम कितनी तकलीफ में हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। ठीक है। कि एक छोटा सा आदमी भी जो है ना, वो कहते हैं ना अपनी बोटी के लिए सामने वाले का बकरा हलाल कर देते हैं। ठीक है। तो अनफॉर्चुनेट ये मैं यही कह रहा हूँ प्रॉब्लम्स। अच्छा, वो तो खैर एक माशरती पहलू है जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि लोगों ने अपनी चादर जो है फैला ली है, जिस बजाय उनकी अगर इतनी औकात नहीं थी कि उनका बच्चा किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो उन्होंने, क्योंकि वो एक छोटे से अफसर थे, तो उन्होंने जनाब अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भेज दिया। अब उसको पूरा करने के लिए उन्होंने कि किसी ना किसी की बोटी तो काटनी है, और वो काटते हैं, और उसके नतीजे में जो खराबियां पैदा होती हैं उनकी समझ में नहीं आता बात। तो ये तो है कि हमारे माशरे के अंदर एक बेइतदाली आई है कि जो आदमी जो चीज़ का हक नहीं रखता वो चाहता है कि वो हक हासिल कर ले। तो इसकी वजह से भी मसाले लोगों के अंदर, पहले जो हमारे माशरे थे, जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, जहाँ मेरे वालिदैन थे, वहाँ मैं इतदाल बहुत देखता था। सबर खत्म हो गया। सबर, शुक्र बहुत था उनका। सबर शुक्र खत्म हो गया। हाँ, ये मुझे नजर आता है कि ये भी एक माशरती बुराई की वजह से बहुत सारी खराबियां पैदा हुई है। क्योंकि हम रेस में, जब रेस लग जाती है ना, तो फिर हम ये नहीं देखते कि हमारी सलाहियत क्या है। हम तो मुसलमान हैं, मैं तो अपने आप से पूछता हूँ, पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे बना, क्या हम मुसलमान हैं? इस्लाम में इतना कुछ बताया गया है कि आप अपने घर के अंदर से निकलें, बच्चा पैदा होता है और बड़ा होने तक, उसके मरने तक, आपका कुरान, आपकी अहादीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, सुन्नत, वो सब कुछ बताता है कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है। बेशक। तो वो आप जो चादर की बात कर रहे हैं बिल्कुल 100% ठीक है कि मैं अपनी चादर से पैर बाहर निकालूंगा तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं जख्मी तो होऊंगा। जाहिर सी बात। अच्छा, होप के ऊपर बात कर लेते हैं। इतनी सारी बातें हमने, और नाज़रीन हमारे ये भी चाहते हैं कि जनाब कोई ऐसी बात की जाए जिससे उनका भी दिल खुश हो कि पाकिस्तान, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो आपके मुंह से सुन के तो हो सकता है कि हमारे कुछ नाज़रीन कहें यार देखो शहबाज अली मलिक साहब ये बात करके गए थे, इंशाल्लाह पाकिस्तान देयर इज अ गुड होप देयर। तो कैसे देख रहे हैं इंडस्ट्रीज के शोबे को और फाइनेंशियल शोबे को, आप क्या देख रहे हैं कि क्या होप नजर आती है आपको? सर जनरली अगर मैं पहले बात करूं होप के हवाले से, मायूसी कुफ्र है। हाँ, ठीक। और एज ए मुसलमान मैं ये समझता हूँ कि हमेशा मुझे ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। बिल्कुल, बेशक। अल्लाह से जो है वो हमेशा मांगना चाहिए, बेशक। अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए, और कोई अच्छे काम करने के लिए अल्लाह से जो है वो गाइडलाइन बिल्कुल इंसान को जो है वो, तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक मैं रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान को बहुत अरसा नहीं हुआ, आप देखें ये जो कौमें बनी हैं, यूरोप के ले लीजिए आप, अमेरिका को ले लीजिए आप, और किसी वेस्टर्न कंट्रीज को ले लीजिए, ये मुल्क बना है हजारों साल उन्होंने जो है वो मेहनत की। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो 75 ईयर्स हुए हैं, हमारे उतार चढ़ाव की कहानी जो है वो बहुत तेजी से है, क्योंकि हम ऐसे इरा में पाकिस्तान आजाद हुआ जब बहुत ज्यादा सोशली बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो गई। जो लोग किसी जमाने में कनेक्टेड नहीं थे उनको पता नहीं चलता था कि पता नहीं किसने क्या क्या किया है। एग्जैक्टली। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, लेकिन पाकिस्तान छोड़ दे, हम आगे की तरफ चलते हैं। तो मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, और हमें अल्लाह से मांगना चाहिए और सच्ची नीयत के साथ काम करना चाहिए, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये तो एक जनरलाइज सी बात है ना, ये तो हमने कहा कि जी सानू कुछ नहीं करना है, अल्लाह ने सब कुछ करना है। तो ये तो एक ऐसा मुहावरतन बात है, ठीक है ना। लेकिन जाहिर सी बात है, एक होप देखता है, एक डायरेक्शन देखता है, एक डेडिकेशन कहीं नजर आती है, किसी एक कोने में देयर इज अ लाइट इन द टनल, राइट। आपको नजर आती है यार ये वो लाइट है जो कि मुझे नजर आ रही है उस टनल के अंदर। आई होप दैट कि दिस लाइट बिकम द टॉर्च। तो वो क्या है? सर बहुत सारी टॉर्च है पाकिस्तान। अच्छा, लेट्स से बलूचिस्तान को ले लीजिए, ठीक है। अभी बहुत सारे दोस्त जो है, और केपीके को ले लीजिए, बहुत सारे दोस्त जो है वो बातें कर रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे, मैं भी सुन रहा हूँ, अब बहुत पुराना सुन रहा हूँ कि हमारे पास कोल है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कोल है, हमारी माइंस हैं, हमारे और बहुत सारे जो है वो पहाड़ हैं जो सोने के भी पहाड़ हैं, और न जाने मार्बल्स के, और न जाने कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है, दैट इज द होप। वन इज दैट होप कि वो इंशाल्लाह हम जो है उस तरफ चल पड़े, एक टॉर्च है। दूसरी बात यह है कि मैं तो दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखें बलूचिस्तान, पंजाब जो है वो सैचुरेट हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई। वहां पर जो है वो रहने के लिए भी जगहें जो है वो शॉर्ट हो रही है,
फूड क्राइसिस पाकिस्तान में आ सकता है फ्यूचर। सिंध और पंजाब बहुत सैचुरेट है, इसमें कोई शक नहीं है। सिंध अभी भी बहुत बाकी है। अच्छा। इंटीरियर सिंध अभी बाकी है, बट अगर कराची को आप लेंगे कराची से बाहर करना पड़ेगा आपको, बस सैचुरेट हो आपको चुका है। बलूचिस्तान की तरफ जाना है। जी, बलूचिस्तान की तरफ भी जाना है और इंटीरियर सिंध की तरफ भी जाना है। बिल्कुल सही बात। तो अगर आप देखें ना कि जो कि स्टार्ट हो गया है कि कराची से हैदराबाद के दरमियान एक ये अच्छी रोड 115-20 किलोमीटर की जो है एक वो अच्छी रोड है, एक अच्छी पट्टी रोड, है हाँ। जहां पर ये काम शुरू हो गया ठीक है। तो लोग वहां पर आबाद हो रहे हैं। तो जो बड़े शहरों पर प्रेशर था वो जो है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वहाँ इंडस्ट्रीज भी लगेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा ना। मैंने जैसे अर्ज किया कि नूरियाबाद तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी सैचुरेट हो रहा है, तो अब इंडस्ट्री लगेगी इंशाल्लाह, लगने जा रही है। ठीक है। तो इसी तरह बलूचिस्तान को हम आबाद करें, हम पानी को जो है वो डाइवर्ट करें बलूचिस्तान की तरफ और वहां पर अपनी जमीन पर जो है वो कुछ ना कुछ उगाएं और प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन करें उस जगह पर। सर आपका मोर देन 50% जो है वो आपकी लैंड है और जिस लैंड पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, गवादर इज वन प्लेस, अगेन अभी $10 बिलियन से ऊपर की जो है वो इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही है। तो गेम चेंजर है सर, ये सीपैक भी आपकी गेम चेंजर। सीपैक तो आज इतनी सारी चीजें, इतनी सारी लाइट्स हैं कि मैं बात करना शुरू करूं तो शायद आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। ठीक है, हम स्लो हैं बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इंशाल्लाह बहुत बहुत खुशी हुई आपसे शहबाज अली मलिक साहब, बातें सुनकर उम्मीद भी बढ़ी कि जनाब कि हम जो है वो इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को यकीनन आने वाली नस्लें जो आगे बढ़ाएंगी और उससे बेहतर रोल अदा करेंगी जो पिछली नस्ल ने किया है इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था जनाब शहबाज अली मलिक साहब से, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान के जानी मानी शख्सियतें, बहुत सारे शोबों के अंदर वो काम करते हैं। हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि जनाब क्या मुश्किलात हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ को, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर वो कैसे देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं। उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम जो है वो आपको पसंद आया होगा। ये मेरा पहला प्रोग्राम था 14 अगस्त की, जो क्योंकि महीना चल रहा है 14 अगस्त का, तो पहली सीरीज़ का प्रोग्राम है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर एक नए प्रोग्राम 14 अगस्त के हवाले से मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी और फिर पाकिस्तान के हवाले से एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अंटिल देन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।